ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच की जंग का असर पूरी दुनिया में दिखने लगा है। इस जंग की वजह से कच्चे तेल की ग्लोबल ट्रेडिंग बुरी तरह प्रभावित हुई है। दुनिया का शायद ही कोई ऐसा देश होगा जो इससे प्रभावित नहीं हो रहा होगा। अब हर कोई यही चाहता है जंग पर जल्द से जल्द विराम लग जाए। ये जंग जितना लंबा खींचेगा नुकसान उतना ही बढ़ता जाएगा। सबकी समझ में आ चुका है मिडिल ईस्ट के इस महाजंग पर पूर्ण विराम ही समाधान है। लेकिन इन सब के बीच ईरान के पैसे वाले पड़ोसियों के मन में क्या चल रहा है? ईरान के आसपास के समृद्ध खाड़ी देश क्या सोच रहे हैं? क्योंकि उनकी परेशानी अलग है। वो इस जंग की आग में सीधे तौर पर झुलस रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर जो बात सामने आ रही है वो इन खाड़ी देशों के बीच मोटे तौर पर 3 तरह की सोच को सामने रखती है। पहली सोच के तहत खाड़ी देश चाहते हैं कि अमेरिका ईरान को हमेशा के लिए निष्क्रिय कर दे, यानी ईरान भविष्य में भी उनके लिए खतरा न बने। खासकर मौजूदा हॉर्मुज संकट को देखते हुए इन देशों में ज्यादातर लोग अब ऐसा मानते हैं कि ईरान का हॉर्मुज पर दबदबा हमेशा के लिए खत्म होना चाहिए ताकि बैलेंस बना रहे। वहीं एक दूसरी सोच के तहत ऐसा माना जा रहा है अमेरिका की तरफ से खाड़ी देशों की सुरक्षा को नजरअंदाज किया गया। ईरान इस तरह अपने पड़ोसियों पर बम बरसाने लग जाएगा, ये अमेरिका के रणनीतिकार नहीं सोच सके। जब आप किसी को सुरक्षा की गारंटी दे रहे हैं तो इस पक्ष पर आपका ध्यान क्यों नहीं किया? अगर गया तो इसे इग्नोर क्यों किया गया? इसे लेकर खाड़ी देशों का एक बड़ा खेमा अमेरिका से नाराज दिखता है। वो भविष्य में अमेरिका के साथ सुरक्षा साझेदारी की समीक्षा करना चाहते हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में वो इस साझेदारी को खत्म ही कर दें। आप सोचिए, अमेरिका खाड़ी देशों को सुरक्षा देने के नाम पर कितना पैसा कमाता होगा। अलग अलग तरीकों से इस सैन्य साझेदारी के एवज में अमेरिका को करीब 2 लाख करोड़ रुपए का लाभ होता है। आप समझ सकते हैं इस साझेदारी के रद्द होने से अमेरिका को कितना नुकसान होगा। और इसी के साथ खाड़ी देशों के बीच ये सोच भी हावी होती जा रही है कि वो नेटो की तर्ज पर साझा रक्षा सिस्टम डेवलप करें, अपनी सुरक्षा का तंत्र खुद तैयार करें जिस पर उनका खुद का नियंत्रण हो। पैसों की कोई कमी तो है नहीं, हथियार ही तो खरीदने हैं। ईरान इजराइल अमेरिका की लड़ाई से इतनी सीख तो इन खाड़ी देशों को मिल ही गई है, कम से कम ये कहा जा सकता है। वॉर जोन में ये काफी अहम हो जाता है। खाड़ी देश क्या सोच रहे हैं, आगे वो क्या कर सकते हैं। इस वक्त तो हालात बहुत खराब हैं। ईरान युद्ध की वजह से खाड़ी देश गंभीर सुरक्षा संकट का सामना कर रहे हैं। उनकी स्थिति सैंडविच की तरह हो गई है। अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के ऊपर बम और मिसाइल बरसा रहे हैं। वहीं ईरान अपना बदला मिडिल ईस्ट में यूएस बेस और उसके हितों को निशाना बनाते हुए पूरा कर रहा है। और इसमें सबसे ज्यादा मार यूएई और सऊदी अरब को झेलनी पड़ रही है। अब ऐसे हालात सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय की तरफ से बुलाई गई बैठक काफी अहम हो जाती है। बैठक में कौन कौन से देश शामिल हो रहे हैं, बैठक में किन किन मुद्दों पर बात हो रही है, इस पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने घोषणा की कि आज शाम बैठक बुलाई। एक उच्च स्तरीय बैठक, लोकेशन राजधानी रियाद। अरब और इस्लामी देशों के एक समूह के विदेश मंत्री आमंत्रित। मुख्य फोकस क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता को समर्थन देने के तरीकों पर विचार विमर्श और समन्वय। इस उच्च स्तरीय बैठक के पहले मंगलवार को आपस में लंबी कूटनीतिक चर्चा भी हुई। सऊदी के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, इराक, सीरिया, अल्जीरिया और बोस्निया के साथ ही हर्जेगोविना के अपने समकक्षों के साथ फोन पर कई दौर की बातचीत की ताकि इस बैठक की रूपरेखा तैयार की जा सके। ये पूरी बातचीत पहले हुई। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि ये बैठक कितनी खास है। अब ये देखना होगा इस बैठक के बाद क्या बदलाव देखने को मिलता है, मिडिल ईस्ट की महाजंग पर इसका क्या असर पड़ता है। जैसा मैंने आपको पहले बताया, खाड़ी देशों के लिए ईरान की कट्टरपंथी सत्ता किस हद तक घातक हो सकती है, इस बात का एहसास इन देशों को भली भांति हो चुका है। एक बड़ा खेमा है जो ये मानता है कि अमेरिका और जोर लगाए ईरान के इस खतरनाक सत्ता मॉडल को जड़ों से उखाड़ फेंके। आप अरब मीडिया में छपे कुछ शीर्षक पर भी गौर कर लीजिए जो इस सोच को आगे बढ़ाते नजर आते हैं। क्या है खाड़ी देशों का ट्रंप को पैगाम? जब तक ईरान की क्षमताएं नष्ट न हो जाएं, तब तक मत रुकिए। खाड़ी देश
वॉशिंगटन पर ईरान पर हमले जारी रखने का दबाव बना रहे हैं। हम अकेले झेलने के लिए नहीं छोड़े जाना चाहते। तो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये पता चलता है खाड़ी देशों में एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो कहते हैं बेशक जंग हमने शुरू करने को नहीं कहा, लेकिन अब अमेरिका बीच में ना रुके। इस्लामिक देश ईरान को इस स्थिति में बिल्कुल ना छोड़े। भविष्य में वो ऑयल ट्रेड पर आधारित अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बन सके। ऐसे लोगों का ये डर, ये सता रहा उन्हें ये डर कि अगर अमेरिका अपना काम पूरा नहीं करता है तो बाद में उन्हें अकेले ईरान को उनका सामना करना पड़ेगा। यानी ईरान की मौजूदा सैन्य तैयारी को देखते हुए अब ये कहना गलत नहीं होगा, ईरान अपने पड़ोसियों पर भारी पड़ेगा, हमेशा सिर दर्द बना रहेगा। कम से कम ये तो कहा ही जा सकता है ऐसी स्थिति में। अब हम आपको ये भी बताते हैं, अगर अमेरिका इस बार पीछे हटा तो हमेशा के लिए उसकी साख पर सवाल उठेंगे, क्योंकि खाड़ी देश अगर अमेरिका से अपनी सुरक्षा साझेदारी खत्म करते हैं तो इससे अमेरिका को भी भारी नुकसान होगा। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, कतर, बहरीन, ओमान, जीसीसी देशों को अमेरिका सैन्य सहयोग के एवज में सालाना बड़ी राशि लेता है। 2 मॉडल की चर्चा है। पहला है सीधे सैन्य खरीद समझौते, जिसके तहत अमेरिका खाड़ी देशों को हथियार, मिसाइल, डिफेंस सिस्टम, फाइटर जेट, ड्रोन और अन्य उच्च तकनीक वाले सैन्य उपकरण बेचता है। जैसे सऊदी अरब अकेले हर साल करीब 10 से 15 बिलियन डॉलर के हथियार अमेरिका से खरीदता है। दूसरा मॉडल है सैन्य बेस बनाना और सुरक्षा देने को लेकर समझौता। अमेरिका खाड़ी में अपने कई ठिकाने रखता है, जैसे कतर में एल उदैद एयरबेस, बहरीन में नेवल बेस। इन बेसों और सुरक्षा गारंटी के लिए अमेरिका अक्सर कॉस्ट शेयरिंग मॉडल पर काम करता है, जिसमें बेस ऑपरेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रशिक्षण खर्च का एक हिस्सा खाड़ी देश देते हैं। जैसे कतर ने अमेरिकी बेस को सपोर्ट करने के लिए 2022 में लगभग 1 से 1.5 बिलियन डॉलर दिए। कुल मिलाकर देखें तो अमेरिका हथियार बिक्री और बेस संबंधी सुरक्षा समझौतों के जरिए खाड़ी देशों से सालाना करीब 15 से 20 बिलियन डॉलर यानी 1,80,000 करोड़ रुपए तक कमा लेता है। अब आप समझ सकते हैं मामला कितना उलझा है। अमेरिका के लिए युद्ध में पीछे हटना कितना मुश्किल है। दुनिया की राजनीति में उसकी साख तो खराब होगी, खाड़ी देश पीछे हटे तो उसे आर्थिक रूप से भी काफी नुकसान होगा। इसी के साथ ईरान को हमेशा के लिए झुका देने का दबाव भी अमेरिका पर काफी है। चुनौती बड़ी है। अब देखना होगा कि अमेरिका इस चुनौती को किस तरीके से पूरा करता है। ये सोचने वाली बात है, ये समझने वाली बात है, इसको तय करना होगा इस हालात में। मिडिल ईस्ट के जंग में जुबानी जंग भी खूब चल रही है, प्रोपेगेंडा भी जमकर चल रहा है। दोनों खेमा एक दूसरे के नेता, सैन्य अधिकारियों को मारने का दावा करते नजर आते हैं। ईरान की तरह से ऐसा कुछ ज्यादा ही होता दिखता है, जबकि अमेरिका और इजराइल काफी सधी चाल चल रहे हैं। उनकी रणनीति ईरान को कमजोर करने की है। दोनों मिलकर बारी बारी से ईरान के शीर्ष नेतृत्व का सफाया करते जा रहे हैं। ईरान पहले ये खारिज करता है, प्रोपेगेंडा फैलाता है, फिर जाकर मानता है अमेरिका इजराइल ने सही निशाना लगाया है। सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनी की मौत पर ऐसा हुआ। दूसरे दिन जाकर ईरान ने सच दुनिया के सामने रखा। अब अली लारिजानी और सुलेमानी की मौत पर भी ईरान का यही रुख सामने आया। पहले इनकार, फिर स्वीकार। तेहरान से आई ताजा तस्वीरों ने हर किसी को हैरान किया। इजरायली हमले में मारे गए ईरान के सुरक्षा प्रमुख लारिजानी को अंतिम विदाई देने के लिए तेहरान की सड़कों पर भीड़ उमड़ पड़ी। लारिजानी के जनाजे में जन सैलाब उमड़ा। अली लारिजानी के मारे जाने की खबर जो कल तक अटकलों में थी, अब ईरान ने उसकी पुष्टि कर दी। इजरायल के हमले में लारिजानी और उनके बेटे की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही ईरान की बासिस फोर्स के कमांडर सुलेमानी को भी इजरायल ने मार दिया है। अब आज ये दोनों खबरें कंफर्म हो चुकी हैं। ईरानी हमलों का फाइनल कमांड देने वाले वो अली लारिजानी ही थे। ईरान की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के चीफ हमले के कुछ दिन पहले ही लारिजानी ने कहा था, इजरायल हमारे जितने भी कमांडर्स को मार ले, हमारी सेना कमजोर नहीं होगी, बल्कि और मजबूती से हमला करेगी। ऐसा बयान देने वाले लारिजानी ही वो ईरानी लीडर थे
जो अमेरिका और इजराइल की साजी सेना को सामने से चैलेंज कर रहे थे। इसीलिए इजराइल ने उन पर $1 करोड़ का इनाम रखा था। लारजानी की मौत का दावा इजरायली सेना ने मंगलवार को कर दिया था। שמנו את עלי לריג'ני. עלי לריג'ני זה הבוס של משמרות המהפכה, שזה חבורת הגנגסטרים שמנהלת בפועל את איראן. אנחנו חיסלנו לצידו גם את מפקד הבסיס, זה העוזרים של הגנגסטרים, שהם מפיצים טרור ברחובות טהרן וערים אחרות של איראן נגד האוכלוסייה. גם שם אנחנו פועלים מהאוויר עם מטוסים של חיל האוויר, עם כטב"מים, וגם שם तो इजराइल जो कहता है वो कर दिखाता है। इजरायली एजेंट्स खामेनी की हत्या के बाद से ही जिन लीडर्स और कमांडर्स के टारगेट पर होने की बात सामने आ रही थी, उसमें ये 2 नाम मेन थे, लारिजानी और सुलेमानी। दोनों का खात्मा हो चुका है। अली लारिजानी और बासिस फोर्सेस के प्रमुख कमांडर गुलाम रेजा सुलेमानी। 19वें दिन इन दोनों की हत्या करने के बाद इजराइल ने ईरानी कमांड की बड़ी कड़ियों को तोड़ दी है। सुलेमानी उस बासिस फोर्स के कमांडर थे जो ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का बैकबोन माना जाता है। इसी फोर्स के जरिए IRGC पूरे ईरान में इस्लामिक सत्ता का संचालन करती है। साथ ही ये युद्ध के मोर्चे पर भी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का बड़ा सपोर्ट था। इजराइल ने उसी सुलेमानी को एक झटके में खत्म कर दिया। वॉर जोन में अब बस इस बात की चर्चा है, इजराइल का अगला टारगेट कौन होगा। लारिजानी और सुलेमानी के खात्मे की खबर कंफर्म करते हुए बेंजामिन नेतन्याहू ने अपना अगला टारगेट भी बता दिया है। वो टारगेट है मुस्तफा खामेनी। मुस्तफा खामेनी को लेकर भी जबरदस्त प्रोपेगेंडा वॉर चल रहा है। वो कहां हैं, कैसे हैं, इस पर अफवाहों का बाजार गर्म है। मीडिया में उनके बारे में कई तरह की बातें की जा रही हैं। उनके जिंदा ना होने, हमले में घायल होने और मॉस्को में इलाज कराने से जुड़ी हुई कई सारी कहानियां चर्चा में हैं। हालांकि ईरान का दावा है कि मुस्तफा सुरक्षित हैं। मुस्तफा के पिता ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनी पिछले 28 फरवरी को ही इजराइल के ऑपरेशन ब्लू स्पैरो में मारे गए। इजराइल की मिसाइल तेहरान के उस परिसर में गिरी जहां खामेनी अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों, अपने करीबियों और इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मौजूद थे। इस हमले में मुस्तफा के मारे जाने की बात भी कही जाती है, जबकि ये भी कहा जा रहा है उस वक्त अयातुल्ला खामेनी के साथ मुस्तफा भी मौजूद तो थे, लेकिन मिसाइल हमले के समय वो बैठक में मौजूद नहीं थे। वो टहलने के लिए बागीचे की तरफ चले गए और यही वजह है मिसाइल हमले हुए तो उसमें उनकी जान तो बच गई, लेकिन पैर और पेट में चोट लगी। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में तो यहां तक कहा गया घायल मुस्तफा का पैर काटना पड़ा है और वो कोमा में है। कुल मिलाकर मुस्तफा के बारे में कई थ्योरीज सामने आ रही हैं जो काफी उलझाने वाली है। देखना होगा इजराइल और अमेरिका की क्या तैयारी है, वो अपने अगले टारगेट तक कब तक और कैसे पहुंच पाते हैं। और देशकाल में अब हम बात करेंगे लंदन में जारी धर्मांतरण वाले खेल की, जो बहुत कुछ यूपी के छांगुर मॉडल पर आधारित दिखता है। ब्रिटेन में पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के एक बड़े खेल का खुलासा हुआ है। आरोप लग रहे हैं कि लंदन समेत पूरे ब्रिटेन में पाकिस्तानी छांगुर वाली टूलकिट अपना रहे हैं। क्या है ये टूलकिट और क्यों पाकिस्तानी छांगुर बनकर सिख लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं? उनके निशाने पर सिख लड़कियों के अलावा कौन कौन है? किस धर्म की लड़की के धर्मांतरण की क्या रेट लिस्ट रखी गई है? जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स चला रहे हैं। ये ओदा कर्म परिवर्तन कर रहा है। तो ये ओदा कर्म परिवर्तन कर रहा है तो उन्हें 10,000 काम करते रहेंगे। पहले धर्म बदलकर दोस्ती कर, फिर दोस्ती कर ब्लैकमेल कर, ब्लैकमेल के बाद इस्लाम कबूल करने को कहना, ये पूरा खेल अब तक आपने भारत में देखा और सुना होगा, जिसमें हिंदू बेटियों को निशाना बनाकर धर्म परिवर्तन किया जाता था और इसे लेकर न जाने कितने रैकेट और घटनाएं सामने आ चुकी हैं। लेकिन अब यही सेम टूलकिट लंदन में अपनाई जा रही है। वो लंदन जिसे सपनों का शहर कहा जाता है, लेकिन उस सपनों की जगह में धर्मांतरण गैंग का वो खुलासा आप जी न्यूज पर देखने जा रहे हैं।
जो आपको हैरान कर देगा। जो काम यूपी में छांगुर करता था, जो गैंग चलाकर पैसे देकर लड़कियों को इस्लाम कबूल करवाता था, वैसा ही एक छांगुर लंदन में भी आ गया और धर्मांतरण की यही टूल किट पूरे ब्रिटेन में चलाई जा रही। लेकिन फर्क यह है कि लंदन के इस छांगुर के निशाने पर हिंदू नहीं बल्कि सिख लड़कियां हैं और बाकायदा धर्मांतरण गैंग इसे एक मिशन बनाकर यूके में सिख लड़कियों को फंसा रही और इसे नाम दिया गया कॉर टू खान। यह कॉर टू खान क्या है और कैसे इसमें सिख लड़कियों को फंसाया जा रहा है, इसकी गवाही खुद ब्रिटेन में रहने वाली एक सिख लड़की ने दी, जिसने दावा किया है कि इस गैंग को पाकिस्तानी चला रहे हैं। यूके ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਗੈਂਗਸ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਗਰੂਮਿੰਗ ਗੈਂਗਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਪਨੇ ਵਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਜੋ ਨਿਊ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜੋ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। यूके के ये छांगुर कैसे लड़कियों को फंसाते हैं, इसकी भी पूरी कहानी इस सिख लड़की ने दुनिया को बताई। सबसे पहले ये गैंग टारगेट सेट करती है। ऐसे लड़कियों को ढूंढा जाता है जो भावनात्मक रूप से कमजोर हो या जिनका परिवार के साथ थोड़ा मनमुटाव चल रहा हो, आर्थिक तौर पर कमजोर और भारत से अभी अभी आई लड़कियां इनके निशाने पर होती हैं। इसके बाद अपना नाम बदलकर झूठी शान दिखाई जाती। पाकिस्तानी मुल्क के लड़के खुद को सिख बताते हैं, फिर लड़कियों को लग्जरी लाइफस्टाइल के सपने दिखाए जाते हैं। इसके बाद लड़की के मन में उसके परिवार और धर्म के प्रति नफरत डाली जाती है, फिर वीडियो के जरिए ब्लैकमेल किया जाता है और आखिर में उनसे निकाह कर कौर से खान कर दिया जाता है। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਕੁਛ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਟ फ्रेंडशिप की जाती है। कुछ टाइम के बाद जो थोड़ी फ्रेंडशिप हो जाती है, फिर उस तो बाद कुछ सुपने विखाए जाते हैं, वड्डियां गड्डियां विच घुमाया जाता है, तो कुछ टाइम के बाद वीडियोज़ बना के उन्होंने ब्लैकमेल किया जाता है।